हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, आप सब ने रिलायंस के डीमर्जर की न्यूज़ सुन ली होगी। तो रिलायंस कई तरीके के बिजनेस करता है और उसमें से एक बिजनेस जो है रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज का भी बिजनेस करता है। और इस रिस्ट्रक्चरिंग में वो इस बिजनेस को निकाल कर जो है एक नई कंपनी बनाने जा रहे हैं और उसे लिस्ट करने जा रहे हैं। तो क्या ये एक्सरसाइज शेयर होल्डर्स के लिए रिवॉर्डिंग हो सकती है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए रिवॉर्डिंग हो सकती है और क्या जो नई कंपनी बनने जा रही है उनको के लिए रिवॉर्डिंग हो सकती है? तो इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए पहले रिलायंस के थोड़ा बिजनेस मॉडल को देखते हैं। तो एज पर द लेटेस्ट डेटा रिलायंस ने करीब 2.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पोस्ट किया है। इसमें से 61% जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से आता है, करीब 1.4 लाख करोड़ का। इसके बाद जो आता है 25% जो है वो आपके रिटेल से आता है। जो आप मॉल में जाते हैं और वहाँ पे रिलायंस डिजिटल और दूसरे जो उनकी दुकानें होती हैं उससे जो बिजनेस आता है, और इसमें अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। 15 से 17% का ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर इस बिजनेस में हमें देखने को मिल रहा है। और अगर इसकी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की एक बात करें तो करीब 67,000 करोड़ का बनता है। इसके बाद 12% आपका डिजिटल सर्विसेज से आता है, जिसमें जियो है और इनका करीब 30,000 करोड़ का जो है टोटल बनता है। अब अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? मेयर 2200 करोड़, 2200 करोड़। तो अगर आप रिलायंस के पूरे साइज से उस बिजनेस को कंपेयर करें तो वो बहुत बहुत छोटा है, लेस देन 1%। तो अब इस बिजनेस को रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकालकर इसको एक फ्रेश कंपनी बनाकर लिस्ट किया जा रहा है और ये मेनली जो है एक NBFC की तरह काम करेगी। और मैं आपको उसके क्या क्या बिजनेस करेगी वो मैं आगे थोड़ा वीडियो में आपको बता सकता हूँ। तो आप इस कंपनी के शेयर कैसे पा सकते हैं? अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं और आप कट ऑफ डेट तक इसको होल्ड करते हैं तो एक रिलायंस शेयर के बदले आपको एक नई कंपनी का शेयर मिलेगा। अगर आपने 10 रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर रखे हैं तो 10 मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लान बिल्कुल 100% पक्का हो गया है। अभी मई 2 को शेयर होल्डर्स मीट होनी है, वहाँ पे इसका अप्रूवल मिलना है और करीब सितंबर 30 के आसपास जाकर ये कंपनी जो है लिस्ट होगी और इसका एक कट ऑफ डेट होगा। अगर उस डेट में अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को के शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आपको 1:1 के हिसाब से नई कंपनी का शेयर मिलेगा। अब अगर आप इस कंपनी का अगर वैल्यूएशंस देखें तो जेफरीज ने एक वैल्यूएशन की है और 90,000 करोड़ से 1,50,000 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन की है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो करीब 2,000 करोड़ हैं और इतनी हाई वैल्यूएशन उसको दी गई है। उसका कारण क्या है कि इस कंपनी ने करीब 6.1% रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स होल्ड करती है, इनको एलोकेट किया गया है और उसकी वैल्यू ही 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। तो आप दोस्तों देखिए कि इस कंपनी की वैल्यूएशंस तो आपने 1 लाख करोड़ से ऊपर कर दी, लेकिन वो इसलिए नहीं कि इसका बिजनेस इतना बड़ा है, बल्कि इसलिए कि क्योंकि पेरेंट कंपनी के शेयर उसके पास में है। तो ये एक तरीके की अकाउंटिंग की बाजीगरी है और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। प्रोमोटर्स अपने कंपनी के वैल्यू बढ़ाने के लिए इस तरीके के काम करते हैं, इसमें देयर इज नथिंग लीगल। लेकिन एज अ शेयर होल्डर हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कंपनी कितना बिजनेस करती है, कितने बिजनेस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है और उसी के बेसिस पर हमें इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब इस बारे में बात करते हैं कि इस रिस्ट्रक्चरिंग से क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट मिलेगा और जो नई कंपनी बनने जा रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके शेयर होल्डर्स को कितना फायदा पहुंच सकता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम एक रिलायंस के शेयर का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं कि पास्ट में कंपनी के शेयर ने कितना रिटर्न दिया, कितना शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया। तो अगर आपने इस शेयर को 10 साल पहले 2013 में खरीदा होगा तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 टाइम्स का रिटर्न आपको दिया होगा और पर एनम 20% के रेट से आपकी इन्वेस्टमेंट्स ने ग्रो किया होगा। अगर आपने 5 साल पहले इस शेयर में इन्वेस्ट किया होता
तो आपके इन्वेस्टमेंट 1.4 टाइम्स हो जाते और उसमें भी हमें लगभग पर एनम उतना ही रिटर्न मिलता, करीब दे रहा होता है। इनफैक्ट रिलायंस का शेयर अगर आप देखिए तो वो निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इस पूरे परफॉर्मेंस को देखकर हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं? तो पहली चीज तो ये कि स्टॉक, जब बड़े कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक आप लोअर रेट में खरीदते हैं तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जब स्टॉक्स ऑलरेडी काफी चढ़ चुका है, उसमें रैली हो चुकी है, तब आप खरीदते हैं या हाई वैल्यूएशन पे खरीदते हैं तो उसमें आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता है। हाँ, अगर मार्केट ने सपोर्ट किया है तो वो आपको 10-12%, 8% रिटर्न दे देगा, लेकिन अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए 20%, 30%, तो वो आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर आप रिलायंस की हिस्ट्री को देखेंगे तो कई तरीके के मर्जर डिमर्जर वो करते रहते हैं। जो पुराने शेयर मार्केट के लोग हैं उन्हें पता होगा कि काफ़ी साल पहले उन्होंने आरपीएल नाम की एक कंपनी बनाई थी, उसे रिलायंस से अलग किया था, डिमर्ज किया था, लिस्ट किया था और उसके बाद वापस से उसको उसमें मर्ज कर दिया था। तो जब कंपनी एक ग्रोथ के स्टेज पर होती है तो उसकी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए उसको डीमर्ज कर दिया जाता है। जब उसका ग्रोथ मैच्योर हो जाता है, वो प्रॉफिट मेकिंग हो जाती है, तो उसको वापस जो है पेरेंट कंपनी के फोल्ड में किया जाता है। वंस अगेन, इसमें कोई गलत नहीं है, वैल्यू अनलॉकिंग होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के कंपनी को सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब भी रिलायंस का शेयर गिरता है तो रिलायंस इस तरीके के काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी के लिए उनके शेयर्स का गिरना अच्छी बात नहीं होती है और हमने देखा कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करता है। तो अब 52 वीक्स लो के आसपास रिलायंस का शेयर चल रहा था। ऑब्वियसली उनके प्रोमोटर जो हैं थोड़े घबराए होंगे और ये सब एक्सरसाइज करने से शेयर प्राइस को एक लिफ्ट मिलता है और यही मुझे लगता है एक बड़ा कारण जिसकी वजह से इस तरीके की जो है रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि रिलायंस का शेयर होल्डर इस रिस्ट्रक्चरिंग से उसको कितना बेनिफिट मिल सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप जेफरीज का टारगेट देखें तो उन्होंने करीब 3100 रुपीज़ का टारगेट दिया है। अगर नमूरा का देखें तो वो करीब 2800 का दिया है। इस वक्त हम 2300-2400 के आसपास घूम रहे हैं। अब आइए बात करते हैं जो ये नई कंपनी बनने जा रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसकी क्या स्थिति है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये फिनेंस के फील्ड में काम करेगी, तो इसमें उनके जो है डिजिटल पेमेंट्स के फील्ड में काम करेगी, इंश्योरेंस ब्रोकिंग के फील्ड में काम करेगी, एनबीएफसी के तरह के लेंडिंग जो है उस पर काम करेगी। तो ऐसी बहुत सी मार्केट में कंपनियां हैं और उसी लीग में ये भी एक नई कंपनी है। अब इसका जो ट्रम्प कार्ड क्या है? ट्रम्प कार्ड क्या है कि इनके पास करीब 2 करोड़ कस्टमर्स हैं जो इनके रिटेल फोल्ड में, जिन्होंने इनसे सामान खरीदा है, तो वो इनके टारगेट हैं, क्योंकि इनके कस्टमर इनके दुकान पर आएंगे और वहां पर वो उनको लोन भी दे सकते हैं। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है। और आज के दौर में अगर आप देखें तो रिलायंस रिटेल के स्टोर्स में अच्छा खासा फुटफॉल होता है, जिसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी सारे जो एरियाज हैं उनमें काफ़ी सारा कंपटीशन है और ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज रिलायंस उसमें एंटर कर रही है तो बस उनकी वहाँ से जो अनलिमिटेड बिजनेस के पोटेंशियल बन जाएंगे। तो ये एक नई कंपनी है, अभी इसमें कुछ खास हो नहीं रहा है। जो भी वैल्यूएशन आ रही है इनके पेरेंट कंपनी के शेयर की वजह से आ रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसा करता है। तो क्या हमें इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जिस तरीके की वैल्यूएशंस बताई जा रही हैं 134 से 224 रुपीज़, मुझे तो लगता है वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि भाई आपकी वैल्यूएशंस आपके बिजनेस की वजह से तो नहीं हो रही है, आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की वजह से हो रही है। और अगर उस शेयर का प्राइस गिरेगा तो आपके वैल्यूएशंस भी गिर जाएंगी। तो इस वजह से इस वैल्यूएशन को मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकता। हाँ, ये एक अनचार्टेड टेरिटरी में है। कोई भी छोटी कंपनी होती है, उसकी एक अनलिमिटेड ग्रोथ के पोटेंशियल होते हैं। अब ये कैसे अपने आप को मार्केट में प्लेस करते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, क्या डील्स देते हैं, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई इसमें वेट एंड वॉच है। और अभी और डिटेल्स को आने दीजिए, कितने प्राइस के आसपास लिस्टिंग होती है, क्या कंपनी के प्लान्स हैं, और इन सब डिटेल्स आने के बाद हम दोबारा इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले आइए थोड़ा आरबीआई की बात करते हैं। तो 6 अप्रैल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है
और उसमें चांसेस है कि 0.25% रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा। और ऐसा एक सर्वे के बेसिस पे कहा जा रहा है, एक सर्वे कराया गया इकोनॉमिस्ट का, 90% इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि 0.25% इंक्रीज होगा, 10% लोगों ने कहा है कि नहीं होगा। तो ये 0.25% इंक्रीज मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और अगर ऐसा होता है तो ये मार्केट के लिए सरप्राइज नहीं होगा। तो अगर इसके अलावा कुछ और होता है, मान लीजिए 0.5% होता है, तो वो एक नेगेटिव सरप्राइज होगा। और अगर नहीं होता है, कोई भी इंक्रीज नहीं होता है जैसा कि 10% लोगों ने बताया, तो मार्केट के लिए वो एक ट्रिगर भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में। तो आइए अब हम थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी की तो आइए अब सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों निफ्टी में मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि प्राइजेस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पर मूव कर रहे हैं और प्राइस अब अपर चैनल तक पहुंच गए हैं। अगर हम यहां पे देखें तो ये हमारा ब्रेकआउट का कैंडल है, क्योंकि यहां पर इसने गैप बनाया है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। हालांकि इस कैंडल में अगर आप देखिए तो अच्छा खासा वॉल्यूम बना था, लेकिन जो ये गैप के साथ ऊपर गया तो उसमें वॉल्यूम नहीं बनाया और कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम हमें डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर आप मुझसे पूछेंगे इस वक्त निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनता है, ट्रेड कहाँ बनेगा? हम चाहेंगे कि यहाँ से एक बार ये नीचे आए, नीचे आकर इस चैनल को जब तोड़े तब हम बुलिश साइड पे रहेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पोजीशंस, अपनी शॉर्ट पोजीशंस जो हमारी थी उसको मैंने करीब 17,100 के आसपास क्लोज करने को कह दिया था। अभी हम नो ट्रेड जोन पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से मार्केट गिरने लगेगा। मार्केट में अभी भी एक रैली के चांस है, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए, लेकिन इस वक्त वो टाइम नहीं है कि हम अपनी बुलिश पोजीशंस यहां बनाए। हमें वेट एंड वॉच मोड में रहना है। तो निफ्टी में इस वक्त कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक ट्रेड की शायद पॉसिबिलिटी है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों अब ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये 31 का चार्ट है, 31 मार्च यानी कि फ्राइडे का, और ये कल का है यानी कि 3 अप्रैल का। तो यहां पर अगर हम देखें तो 17,000 पे जो है बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। उन्होंने फ्रेश पोजीशंस यहां पे क्रिएट कर ली है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा की ओपन इंटरेस्ट यहां पे होता हुआ दिख रहा है, और जो कॉल सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को कट कर रहे हैं। 80,000 से अब ये करीब 60,000 के आसपास ले गए हैं। तो यहां से अगर हम देखें, पुट सेलर 17,300 तक जो है कॉन्फिडेंट बना हुआ है, और वो पूरा ये मान रहा है कि भाई इस लेवल को तो हम सस्टेन कर लेंगे। उसके बाद जो है कॉल सेलर हावी होता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम इस डेटा को देखें, अगर हम 17,500 को देखें, तो पिछले दिन में करीब 80 लाख कॉल सेलर्स की पोजीशन थी, और वो बढ़कर 1 लाख की हो गई है। तो अभी भी 17,500 इज द की रेजिस्टेंस। तो मैं इस वक्त इसीलिए जो है ट्रेड नहीं लेने को मना कर रहा हूं कि हमें देखना है कि 17,500 के आसपास मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अब अगर हम डे वाइज पोजीशंस को देखें तो क्या दिख रहा है, तो ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें स्टॉक ऑप्शन, जिसमें से निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमने निकाल दिया है, तो वहां पर धीरे धीरे कॉल सेलर्स की पोजीशन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना बहुत ज़्यादा बुलिशनेस, ना बहुत ज़्यादा बेरिशनेस। तो ब्रॉडर मार्केट हमें कह रहा है एक रेंज बाउंड सिचुएशन दिखा रहा है। वहीं अगर हम इंडेक्स ऑप्शन को देखें, जिसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा ऐड किया है, तो वो जो है एक तरीके से कंटिन्यूएशन ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ से लगातार आप देखेंगे कि यहाँ से जो है टर्न अराउंड होना शुरू हुआ था, पुट सेलर्स हावी होना शुरू हुआ था, और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि पुट सेलर्स कॉल सेलर्स से ज़्यादा हैं और वो अपने नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ कॉल सेलर्स भी बढ़ रहे हैं, हालांकि उनका नंबर पुट सेलर्स से कम है। तो वंस अगेन यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं दिख रही है। बुलिशनेस है, डेफिनेटली है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कॉशियसनेस देखने को मिल रही है, और इस वक्त हमें कॉशियस रहना भी चाहिए। हम ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी में तो कोई ट्रेड नहीं बनता है, बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं बनता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो एक ट्रेड हम के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पे चल रहे हैं, और इसकी प्राइस ऑलरेडी
जो है चैनल तक पहुंच चुके हैं। अब हमें यहां पर ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा रिस्की है, आगे आरबीआई की पॉलिसी भी 6 तारीख को आने वाली है। तो हम चाहेंगे कि ये चैनल से प्राइस थोड़ा रिबाउंड करे और फिर वापस से ब्रेकआउट दे। अगर ये होता है तब हमें एक मीनिंगफुल बाउंस देखने को मिल सकता है और हम जो है 41,320 यहां तक तो जाएंगे, इससे ऊपर भी हम जा सकते हैं, 41,600 के आसपास तक भी हम जा सकते हैं। तो वंस अगेन ट्रेड अभी नहीं बनता है, हमें यहां से एक डिप आना चाहिए, डिप होके इस ट्रेंड लाइन को पार करना चाहिए, तभी हम बुलिश साइड पर हमें पोजीशंस बनानी चाहिए। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो हमारे लेवल्स क्या हैं, तो हमारे लेवल है 40,438। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो एक बार हम फिर बेरिश पोजीशंस के लिए तैयार होंगे। अभी ऐसा नहीं है कि लेवल आते ही हमें पोजीशंस बनानी है, जब वो लेवल आएगा तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इससे नीचे हम वापस से सेल मोड पर चले जाएंगे। तो अगर आपको बहुत खुजली हो रही है, आप इम्पेशेंट है, आपको ट्रेड लेना है, तो क्या करना है, आपको हेजिंग के साथ एक पोजीशन बनानी है और ये आपका स्टॉप लॉस होगा और 41,320 पर हमें पोजीशंस को कट करना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये एक रिस्की ट्रेड है, इसलिए बी वेरी कॉशियस। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।